अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि मुल्तान स्टेडियम में खेला जा रहा है और आज मैच का तीसरा दिन था और इंग्लैंड ने 492 रन बना लिए और इसको सिर्फ 56 रन चाहिए लीड उतारने की। और आज मैच का तीसरा दिन था और दोस्तों जय रूट और हैरी ब्रोक्स ने सेंचुरी स्कोर कर ली हैं और जय रूट ने आज 2 रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। पहला रिकॉर्ड तो ये कि वो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए और उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया उनके टेस्ट मैच में 12,472 रन से। और आज उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ के इंग्लैंड की तरफ से पहले बैट्समैन बन गए जिनके सबसे ज़्यादा रन है। और दूसरा रिकॉर्ड जो जय रूट ने कायम किया है वो दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए जिन्होंने कैलेंडर ईयर में 1000 रन मुकम्मल किए और ये उन्होंने 5वीं दफ़ा रिकॉर्ड कायम किया है। तो डेली क्रिकेट न्यूज़ की तरफ से जय रूट को बहुत बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि जय रूट जो है ना वो अपनी फॉर्म बरकरार रखें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिच के मुतालिक हमारे जितने भी लेजेंड क्रिकेटर हैं और जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों के स्पेशली एशिया की तरफ से, और विक्राम गुप्ता ने जो बातें हमारे पिच के बारे में कही हैं, तो दोस्तों आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जरूरी नहीं है, देखिए इंग्लैंड जब बैटिंग करने आएगा तब इंग्लैंड का पता चलेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी है, ये विकेट कैसी है। पहले दिन तो सफेद विकेट है मुल्तान में जैसी होती है, लेकिन दूसरे दिन क्या है, क्या पाकिस्तान जब इंग्लैंड खेलेगा। बट इंग्लैंड को सुबह ये तो अंदाजा हो गया था कि सड़क पे बॉल कर रहे हैं हाईवे पे, और एक से तो एक ही आउट था ना। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, विक्राम गुप्ता ने पाकिस्तान के पिच के बारे में कहा जो मुल्तान स्टेडियम में मैच हो रहा है। उन्होंने कहा ये पिच नहीं, एक रोड लग रहा था कि जैसे रोड पे मैच हो रहा है। और सही बात है, हर कोई पाकिस्तान के पिच के बारे में यही क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बावजूद हमने जो है ना एक ऐसी पिच बनाई जिस पे रन्स के अंबार बन गए और बॉलर के लिए ये पिच कब्रिस्तान बन गई। और इसके अलावा इंग्लैंड के एक और प्लेयर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की पिच के बारे में मुल्तान की पिच के बारे में कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये कारपेट बिछा हुआ है और कारपेट पे मैच हो रहा है। और दोस्तों मेरी समझ से बाहर है कि जब पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पीसीबी से कि जब हमारे पास इतने अच्छे बॉलर हैं तो हमने अपने होम ग्राउंड और होम पिचेस का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। या तो हमें स्पिन पिच बनानी चाहिए थी ताकि हमारे बॉलर्स उस पर कामयाब रहते, या हम फास्ट पिच बनाते। हमने दोनों तरह की पिचेस नहीं बनाई और डेड पिचेस बना ली। तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट मैच जो है ना ड्रॉ की तरफ गामजन है और मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान जो है ना इंग्लैंड दूसरी नहीं खेलेगा। इंग्लैंड जो है ना वो सारे रन उतारेगा, उसके बाद लीड चढ़ाएगा और पाकिस्तान बैटिंग करेगा। और जिस तरह की पिच है तो पाकिस्तान भी यकीनन अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करेगा और ये मैच जो है ना ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। तो इसका सारा दारो मदार जो है ना हमारे बैट्समैनों पे है। और पीसीबी ने जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जो हैं उनको रखा है, उन्होंने क्या सोच के ये पिच बनवाई है। जब वो फास्ट बॉलर हैं तो उनको चाहिए था कि फ़ास्ट पिच बनाते ताकि हम इस पर अच्छी बैटिंग करते और हमारे बॉलर भी अच्छा खेलते और अच्छी बॉलिंग कराते। लेकिन हम हमेशा डर जाते हैं कि नहीं यार, दूसरी टीम के फास्ट बॉलर हैं तो हमारे बैट्समैन जो है ना वो उनकी बॉलिंग का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यही सोचते रहे तो फिर हमारी टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि जिस तरह हमारी T20 और वनडे में हमारी रैंकिंग गिरती जा रही है और मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच में भी हमारी रैंकिंग इसी तरह गिर जाएगी। वैसे भी हम 8वें नंबर पे है और मुझे लगता है कि हम 9वें नंबर पे चले जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान के मीडियम पेसर बॉलर थे। उन्होंने आज अजीब तरह की बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि नासिर हुसैन और माइकल वॉन ने कहा कि हमें इस तरह की पिचेस नहीं बनानी चाहिए थी, हमें फ़ास्ट पिचेस बनानी चाहिए थी। और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों करी। ज़ाहिर है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो एक लेजेंड क्रिकेटर हैं और वो भी यही चाहते थे कि मैच का फ़ैसला हो। और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि आज उन्होंने हमारे बैट्समैनों की तारीफ़ करी, शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने शान मसूद, सऊद शकील
और अब्दुल्ला शफीक इनकी काफ़ी तारीफ़ें करी, और ले दे के बाबर आज़म के बारे में भी उन्होंने कहा कि बाबर आज़म ने जो है ना 30 रन बनाए, लेकिन ये कि अभी उनकी फॉर्म बरकरार नहीं है। तो मैं सवाल करता हूँ तनवीर अहमद से कि वो ये कह रहे हैं कि अच्छा वो ऐसी पिच बनी, तो भाई अगर ऐसी पिच बनी है तो फिर क्या हम क्या टेस्ट मैच जो है ना वो ड्रॉ की तरफ दोनों टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं? हमारे पास जब फास्ट बॉलर थे तो हमें चाहिए था कि हम फास्ट पिच बनाते और उसका फ़ैसला होता। जब कोई टीम आप हमारे मुल्क आती है तो हर टीम अपने जो है ना वो होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाती है। इसकी मिसाल आपको मैं दूंगा कि अभी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से जीत के गई, और जब बांग्लादेश की टीम भारत गई तो बांग्लादेश का क्या असर हुआ, यानी 3 दिन वहाँ बारिश होती रही, उसके बावजूद भारत ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और उन्होंने वो टेस्ट मैच जीत लिया। और ख़ास करके दोस्तों आपने ये देखा कि उन्होंने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया और उन्होंने स्पिन विकेट बनाई, उनके सारे स्पिनर ने 6-6, 8-8 विकेटें ली और जो है वो टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज़ आराम से जीत गए। तो यही काम हमको करना चाहिए था कि हम अच्छे स्पिनर्स खिलाते। अब अबरार अहमद को खिलाया तो क्या हुआ कि वो बुरी तरह पिटते रहे, चौके छक्के उनको लगते रहे, क्योंकि वो स्पिन विकेट थी नहीं। उसके अलावा शान मसूद ने सलमान अली आगा से भी बॉलिंग करवाई, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम होम ग्राउंड वालों को हमेशा अपनी पिचेस का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बात भी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने भी यही बात कही थी कि हम अपने मुल्क में खेलते हुए भी हम अपने होम ग्राउंड और होम पिचेस का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और हमने ऐसी डेड विकेट बनाई। हमें स्पिन पिच बनानी चाहिए थी। अगर हमारे पास फास्ट बॉलर जो है ना वो हमारे नहीं चल पा रहे तो हमें स्पिन पिच बनानी चाहिए थी, और हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं, हम स्पिनर को खिलाते हैं, और हमने ये काम नहीं किया और हमने डेड पिच बनाई। और इसका क्या हमें नुकसान हुआ कि हमारे बैट्समैन तो चल गए, वो फॉर्म उनकी वापस आ गई, क्योंकि डेड पिच थी तो उस पर उन्होंने बैटिंग अच्छी करी। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हमारे बॉलर जो है ना बुरी तरह पिटे, और इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि जो है पाकिस्तान में जो मुल्तान की पिच है वो बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान बन गई। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि वाकई में जो हमारे लिए पिच कब्रिस्तान बन गई। 500 के करीब रन बन गए और हमारे बॉलर ने सिर्फ 3 आउट किए, वो भी आमिर जमाल ने 2 बहुत अच्छे कैचेस ले लिए तो वो आउट हो गया। अगर वो आमिर जमाल वो कैचेस नहीं पकड़ते तो उनका एक ही खिलाड़ी आउट होता। वाहिद उनका एक खिलाड़ी ओपनर है जो उनका कप्तान है पॉप, जो कि 0 पे आउट हो। उसके अलावा उठा के देख लें, बेन डकेट ने भी 84 रन बनाए, जय रूट में भी, और दूसरे क्रिकेटर जो उनके खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो अब आप सोचें कि आज 3 दिन गुजर गए और सिर्फ दूसरी इनिंग चल रही है, और अब मैच के सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, और इंग्लैंड के जो कप्तान हैं वो कभी भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि 600-650 रन बनाएं और पाकिस्तान को 100-150 रन की लीड दें, और कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द आउट करें ताकि चौथी इनिंग भी खेली जा सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अब मैच जो है चौथी इनिंग तक जाएगा। इंग्लैंड जो है वो सेकंड इन बैटिंग तो मुश्किल ही है कि इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर सके। तो दोस्तों अब देखना यही है कि इंग्लैंड जो है ना वो कितनी लीड चढ़ाता है, और हमारे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को देख लिया आपने, उसके अलावा आमिर जमाल, तीनों को एक एक विकेट मिली। तो इस पिच से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे तीनों बॉलरों ने 100 से ऊपर रन्स दिए हैं। तो सही बात है जो हर कोई ये कह रहा है, कीवन पैटरसन और माइकल वॉन और नासिर हुसैन, कि ये पिच जो है ना डेड पिच थी और बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान था। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बॉलर के लिए कब्रिस्तान ही है, और इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बाबर आज़म की बात करूँगा कि विक्रांत गुप्ता ने बाबर आज़म के बारे में भी यही कहा कि बाबर आज़म जो है ना वो सिर्फ 30 रन उन्होंने बनाए और उनकी जो है ना वो परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही है। ज़ाहिर है बाबर आज़म जितने बड़े क्रिकेटर हैं और पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं, विराट कोहली, बाबर आज़म, जय रूट, ये ऐसे क्रिकेटर हैं कि लोग इनकी बैटिंग देखने आते हैं। उनको ये नहीं होता कि ये किसी और मुल्क के खिलाड़ी हैं। फैंस जो है ना वो क्रिकेट जो पसंद करते हैं तो वो उनकी बैटिंग भी देखना चाहते हैं। और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मुल्तान में भी फैंस आए हुए थे, और जब बाबर आज़म बैटिंग करने आए तो इतनी क्लैपिंग हुई और लोग खड़े हो गए। और मैं समझता हूँ कि बाबर आज़म पे बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है उनकी फॉर्म का।
और कोई खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि मैं जान के आउट हूँ, लेकिन बाबर आजम पे प्रेशर है और बाबर आजम कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से जो है ना उन लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर हों, कमेंटेटर हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर के प्लेयर्स हों। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जैसे AB डिविलियर, वो उन्होंने यही कहा कि मेरी दुआ है कि बाबर आजम फॉर्म में आ जाए और उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम को कैप्टनशिप से नहीं हटना चाहिए था। उसके अलावा विक्राम गुप्ता ने भी बाबर आजम के बारे में ये कहा कि बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाड़ी, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स बाबर आजम के बारे में जो है ना वो कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं और क्योंकि बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं। तो मेरी दुआ है कि बाबर आजम जल्द से जल्द अपनी फॉर्म में वापस आएँ और 4 साल से बाबर आजम ने एक सेंचुरी नहीं स्कोर करी, तो ये बहुत बड़ी बात है। 4 साल बहुत होते हैं। बाबर आजम ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ कुछ कर पाए, ना इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कुछ कर पाए, ना बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई स्कोर कर पाए। अब ज़ाहिर है लोग उनको पसंद करते हैं और मैं समझता हूँ कि 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ बाबर आजम को टारगेट नहीं बनाना चाहिए और ये टारगेट बने हुए थे और इसकी वजह से ये हुआ कि इस टेस्ट मैच में शान मसूद ने भी अच्छी बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी बैटिंग की और सऊद शकील ने भी अच्छी बैटिंग करी। तो मैं समझता हूँ कि अगर 11 में से बाबर आजम नहीं चले तो बाकी खिलाड़ी तो चले। इसकी मिसाल मैं दूंगा विराट कोहली की। विराट कोहली जो है वो नहीं चलते तो उनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी चल जाती है, तो विराट कोहली को टारगेट नहीं बनाया जाता और विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं। उसके अलावा रोहित शर्मा को देख लें, वो बांग्लादेश के खिलाफ उन दोनों ने बैटिंग नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कामयाब हुई। तो हमारे यहाँ भी अब यही होना चाहिए कि अगर हमारे बाबर आजम नहीं चल रहे, मिडिल ऑर्डर चल रही, तो बाबर आजम को टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि यार बाबर आजम कुछ करके नहीं दे रहा। हर खिलाड़ी पे जो है ना वो ऐसा वक्त आता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं तो बाबर आजम कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं। बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ऐसे जैसे सुनील गावस्कर हैं, विविन रिचर्ड है, जावेद मियांदाद हैं, इंजमाम उल हक हैं, इमरान खान हैं। ये भी अपने क्रिकेट जब खेलते थे तो इनकी भी फॉर्म चली जाती थी, तो ये ऐसा नहीं होता था कि लोग इनको कुछ कहते थे। हर खिलाड़ी की फॉर्म चली जाती है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, लेकिन जब उसकी फॉर्म वापस आ जाती है तो वो स्कोर करते हैं। तो अब हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म जल्द से जल्द वापस आए और वो अभी उनके पास एक इनिंग बाकी है और एक टेस्ट मैच और बाकी है, तो बाबर आजम के पास अभी 3 इनिंग हैं। तो हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम जो है वो एक सेंचुरी स्कोर करें या डबल सेंचुरी मारें और तो उनका एवरेज भी गिरता जा रहा है। और दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच, इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, तो अब PCB को कुछ सोचना चाहिए कि हम किस तरह की पिच बनाएं ताकि जो है वो हम जीत पाएँ। अगर हम यही सोच के खेलेंगे कि नहीं यार अगर हम फास्ट पिच बनाएंगे तो हमारे बैट्समैन जो है ना वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब फास्ट पिच बनानी चाहिए ताकि हम फास्ट बॉलिंग का भी मुकाबला करें, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर हम फास्ट पिचों पे नहीं खेल पाते हैं। और इसकी यही वजह है कि हमारी डोमेस्टिक में जो है ना वो डेड पिचेस बनती हैं और हमारे खिलाड़ी सेंचुरियाँ, डबल सेंचुरियाँ, ट्रिपल सेंचुरियाँ मार रहे होते हैं। लेकिन जब वही खिलाड़ियों को टेस्ट जो डेब्यू करते हैं उनको टेस्ट मैच खेलना होता है और जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते और वो वहाँ पे स्लिपों में कैच आउट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन पिचेस होती हैं, फास्ट पिचेस होती हैं और वो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हैरी ब्रोक जो है ना 141 पे और जो रूट 176 रन पे खेल रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट मैच जो है ना इसका फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है इंग्लैंड पहले पूरी लीड उतारेगा, उसके बाद फिर वो लीड चढ़ाएगा। लीड चढ़ाते चढ़ाते चौथा या 5वां दिन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की बैटिंग आएगी और हो सकता है कि इंग्लैंड के कप्तान पॉप जो है वो कोई अच्छा डिसीजन लें, 100-150 रन लीड चढ़ा के पाकिस्तान को बैटिंग का मौका दें। लेकिन दोस्तों इन 3 दिनों में इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि आपने देख लिया कि हमारे बॉलर डेड पिचेस पे जान लगा रहे हैं और जब डेड पिचेस पे बॉलर जान लगाते हैं तो वो अनफिट हो जाते हैं और जब अनफिट होते हैं तो फिर यही होता है कि फिर वो टीम से बाहर हो जाते हैं। और अगर पाकिस्तान PCB जो है ना अगर अच्छी पिचेस बनाता, फास्ट पिच बनाता तो बॉलर को इतनी जान लगानी नहीं पड़ती है। आपने देख लिया नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए और उसके अलावा आमिर जमाल,
वो जान लगा रहे हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में गर्मी भी है, 35-36 टेम्परेचर है स्पेशली मुल्तान में। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पसीने आते हैं, तो बॉलर जो है ना वो थक जाता है। और जब बॉलर थक जाता है तो फिर वो वो इतनी जान नहीं लगा पाता कि फिर वो होता ये है कि वो अच्छी बॉलिंग के बजाय ख़राब बॉलिंग कर रहा होता है, ओवर पिच गेंद कर रहा होता है, तो उससे बैट्समैनों को फ़ायदा होता है और बैट्समैन चौके छक्के मार रहे होते हैं। और उसके अलावा आपने देख लिया अबरार ने भी कोई ख़ास अच्छी बॉलिंग नहीं करी, उसके अलावा सलमान आगा ने बॉलिंग कराई और सऊद शकील ने भी बॉलिंग कराई। तो शान मसूद को मजबूरन जो है ना वो ऐसों से बॉलिंग करानी पड़ी जो कि बॉलिंग नहीं कराते हैं, जो कि रेगुलर बॉलर नहीं हैं, ये पार्ट टाइम बॉलर हैं। तो दोस्तों अब देखना ये है कि इंग्लैंड कितनी लीड चढ़ाता है, और आगे हम चौथा दिन आएगा तो फिर हमें पता चलेगा क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।